17 अगस्त 1988 को सदर ज़ियाउल हक की फ़िज़ाई हादसे में हलाकत से पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई। कहने को तो मुल्क में जमहूरियत थी, मगर ताकत 3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, जिसको पावर ट्राइका कहा जाता है। इस पावर ट्राइका के 3 सतून वज़ीर-ए-आज़म, सदर और आर्मी चीफ थे। इन तीनों के दरमियान इक़्तिदार की रस्साकशी ने पाकिस्तानी सियासत को अखाड़ा बना दिया था और यके बाद दीगरे कई हुकूमतें तब्दील हुईं, जिसने पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। वो कौन से अवामिल थे जिसकी वजह से 90s की दहाई में पाकिस्तान की माशी रफ्तार सुस्त रही? अमरीकी कांग्रेस में पास होने वाली प्रेस्लर अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान को किन पाबंदियों का सामना करना पड़ा और इदारों को प्राइवेट करने की पॉलिसी किस हद तक कामयाब रही? मैं हूं हमजा आदिल और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की 5वीं वीडियो में हम आपको यही सब कुछ दिखाएंगे। उन्नीस सौ 90 की दहाई में इक़्तिदार की रस्साकशी और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की वजह से बैनुल-अक़वामी माशी पाबंदियों ने पाकिस्तानी मईशत को जकड़ कर रखा था। इस दौर में माशी तरक्की में कमी नज़र आई, महंगाई में होश रुबा इजाफा हुआ, मालियाती खसारे के बढ़ने की वजह से कर्ज़ों में बेतहाशा इजाफा नज़र आया। इस माशी सूरत-ए-हाल ने गरीबों का जीना 2 बार कर रखा था और गुर्बत की चक्की में पिसने वालों की तादाद 2 गुना हो गई थी। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ माहिदों को पूरा ना करने की वजह से बैनुल-अक़वामी मालियाती बरादरी में पाकिस्तान की रई से ही साख भी मिट्टी में मिल गई थी। लोकल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मेहनत से कमाए गए फॉरेन करेंसी के ज़खायर अचानक मुंजमद कर दिए गए, जिसकी वजह से सरमायाकारी को शदीद नुकसान पहुंचा। 1990 की दहाई में पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा और एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पाकिस्तानी तारीख में पहली बार पब्लिक सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर की तरफ देखा गया, जिससे पावर जनरेशन में पहली इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर या IPPs की एंट्री हुई। नाजरीन, आपको बताते चलें कि IPP प्राइवेट बिजली घर हैं जिनके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पावर परचेज एग्रीमेंट कर रखे हैं, जिनको एनर्जी पेमेंट और कैपेसिटी पेमेंट की मद में रकम दी जाती है। अब हम दोबारा इकोनॉमी की गुफ्तगू में गोताज़न होते हैं। दोस्तों, अगर हम 1980 और 1990 की दहाई का मुआवजा करें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि 1990 की दहाई में GDP ग्रोथ तनज़्ज़ुली का शिकार थी। 1980 की दहाई के दौरान ये ग्रोथ, जो कि 6.3% थी, 1990 की दहाई के पहले हाफ में यानी 1995 तक 4.9% तक रह गई और 1990 के दूसरे हाफ यानी 1995 से ऑनवर्ड ये 4% तक गिर गई। 1990 की दहाई में ज़री शोबे की कारकर्दगी को 1980 की दहाई के मुकाबले में सिर्फ तसल्ली बख्श कहा जा सकता है, जबकि इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक शदीद सेटबैक आया। ये सेटबैक दोनों दहाइयों के कंपैरिजन से मज़ीद वाज़ेह हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि 80s की दहाई में 8.2% की औसत रफ्तार से तरक्की कर रहा था, 1990 की दहाई में इसकी रफ्तार इससे निस्फ रह गई थी। नाजरीन, अगर आप 80s की दहाई के माशी अहवाल जानना चाहते हैं तो ऊपर स्क्रीन पर मौजूद लिंक पर क्लिक करें। नाजरीन, दूसरे सेक्टर्स की तरह सर्विसेज सेक्टर भी इस अरसे के दौरान अपनी तरक्की की रफ्तार को बरकरार नहीं रख सका और इसकी ग्रोथ भी कछुए की रफ्तार से बढ़ी। सर्विसेज सेक्टर से लोगों की बड़ी तादाद की रोज़ी रोटी जुड़ी होती है, इसीलिए इस सेक्टर की ग्रोथ में कमी की वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफा हुआ। मालियाती और बैरूनी खसारे की वजह से इस दहाई के दौरान मुल्की और बैरूनी कर्ज़ों में होश रुबा इजाफा हुआ
1990 की दहाई बैरूनी कर्जों में 8.1% की शरह से इजाफा देखने में आया। मजमूई कर्ज जो कि जून 1990 में 20 बिलियन था, मई 1998 में 43 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इस मजमूई कर्जे में बैरूनी या एक्सटर्नल कर्जा जीडीपी के 47.6% तक पहुंच गया था। डेट सर्विसिंग पेमेंट ज़र मुबादला की अर्निंग का 23.3% से बढ़कर 40% तक हो गई थी। 1990 की दहाई में अंदरूनी कर्जों के बढ़ने की शरह बैरूनी कर्जों से भी ज़्यादा थी और ये सालाना 13.7% के हिसाब से बढ़ रहे थे। अंदरूनी कर्ज जीडीपी का 49.1% था। मजमूई कौमी कर्जे 1990 में 802 अरब रुपए से बढ़कर जून 1999 में 2971 बिलियन रुपए हो गए थे। कर्ज की अदायगी 1999 में आमदन का 61% तक हो गई थी, जबकि 1990 में ये रेशो रेवेन्यू का 35.7% थी। डेट सर्विसेज के अलावा टैक्स कलेक्शन भी इस दहाई का एक अहम मालियाती मसला था। 1995 तक टैक्स टू जीडीपी रेशो 14.4% तक बढ़ी, लेकिन इसके बाद ये रेशो मुसलसल घटती रही और 12.8% पर आ गई। इन दो मसलों ने तरक्याती बजट को बड़ी हद तक मुतासर किया। तरक्याती बजट जो कि 1980 की दहाई में जीडीपी का 8% था, वो 3% पर आ गया। समाजी इशारिये खित्ते के दीगर मालिक जिनकी फीकस आमदनी एक जैसी थी, इनसे भी पीछे थे। 1990 की दहाई में 4 अहम अवामिल की वजह से माशी तरक्की मुतासर हुई, जिसमें सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम, हुकूमत में बार बार तब्दीलियाँ और हर आने वाली हुकूमत का पिछली हुकूमत के फैसलों को तब्दील करना था और इसकी सूरत में पैदा होने वाली बेयकीनी और इसके अलावा मार्केट में अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी। दूसरा, सियासी जमातें जिन्होंने इस अरसे में हुकूमत की, इनकी मिस गवर्नेंस थी। तीसरा, बरवक्त सख्त फैसले लेने के लिए सियासी अज़म का फुकदान था। चौथा, गैर मुतवक्को माशी झटके थे। मिसाल के तौर पर मई 1998 में जोरी तजर्बा, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी माशी पाबंदियाँ लगी। 1990 की दहाई के दौरान प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत लगाई गई इक़्तिसादी पाबंदियों और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ नाखुशगवार ताल्लुकात की वजह से मईशत में इस्लाहात मुमकिन नहीं हो सकी। प्रेसलर अमेंडमेंट अमरीकी कांग्रेस में अगस्त 1985 में पास हुई और उसे 1990 में एक्टिवेट किया गया। इस तरमीम के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली फ़ौजी इमदाद पर पाबंदी आयद कर दी गई। अफ़गानिस्तान से सुर्ख फ़ौज के इनखला के बाद अमरीकी खारजा पॉलिसी में अचानक बड़ी तब्दीलियां आई और अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना जोरी प्रोग्राम तर्क करने और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत करने पर मजबूर करना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन की अफ़गानिस्तान में शिकस्त और सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। इसलिए पहले से मंजूर शुदा प्रेसलर अमेंडमेंट को लागू करने का फैसला किया गया। अमेरिका ने $368 मिलियन मालियत के फ़ौजी साजो सामान और 28 F-16 तैयारों की तरसील पर पाबंदी लगा दी, जिसके लिए पाकिस्तान पहले ही अदायगी कर चुका था। 1990 की दहाई में पूरी दुनिया में लिबरलाइजेशन और डीरेगुलेशन की एक लहर चली, जिसके तहत पाकिस्तान में भी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज की निजकारी की गई। अप्रैल 1988 में इक़्तिदार में आने के सिर्फ 4 माह के अंदर ही बेनज़ीर हुकूमत ने निजकारी के लिए NM रॉथस्चाइल्ड एंड सन्स को बतौर कंसल्टेंट हायर किया। 22 मई 1989 को कंसल्टेंट्स ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें 2 मरलों में निजकारी के लिए 14 यूनिट्स की निशानदेही की गई। इन यूनिट्स में मुस्लिम कमर्शियल बैंक, हबीब बैंक, PIA, PSO, सुई नादरन गैस पाइपलाइन, सुई सदरन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग, पाक सऊदी फर्टिलाइज़र, नेशनल रिफाइनरी, पाक सुजुकी मोटर्स,
गरीब वाल सिमट, अलगाजी ट्रैक्टर्स, मिल्लत ट्रैक्टर्स शामिल थे। इस दौर में सुई सदरन गैस कंपनी को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई और बरतानवी कंसल्टेंट मॉर्गन ग्रेनफेल को हायर किया गया। मॉर्गन ग्रेनफेल को 39,431 अमरीकी डॉलर और पाकिस्तानी कंसल्टेंट सैदत हैदर असलम को 4,20,000 रुपये अदा किए गए। ताहम काफ़ी मेहनत के बाद सुई सदरन की निजकारी की तजवीज़ को खारिज कर दिया गया और फैसला किया गया कि PIA के 10% शेयर्स, पाक सऊदी फर्टिलाइजर्स के 30 से 40% शेयर्स और MCB के 60% शेयर्स की निजकारी की जाएगी। ताहम हुकूमत के मुजव्वज़ा मंसूबे पर अमल न हो सका और 5 अगस्त 1990 को बेनज़ीर की बरतरफी से पहले PIA के सिर्फ 10% शेयर्स की निजकारी की गई। नवाज शरीफ की माशी पॉलिसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की माशी पॉलिसियों का बिल्कुल उलट थी। जिस तरह भुट्टो की नेशनलाइजेशन तेज़ थी, इसी तरह नवाज शरीफ की निजकारी भी तेज़ थी। अगरचे नवाज शरीफ में भुट्टो की तरह करिज़मेटिक लीडरशिप की कमी थी, लेकिन इसने भुट्टो के नज़रियात का मुकाबला करते हुए इसकी तकलीद की। इक़्तिदार में आने के 6 हफ्तों के अंदर अंदर नवाज शरीफ ने मुस्लिम कमर्शियल बैंक को निशाद ग्रुप के मियां मंशा की क़यादत में 12 सरकर्दा सनतकारों के एक ग्रुप के हवाले कर दिया। जनरल सईद कादर की सरबराही में प्राइवेटाइजेशन के लिए एक कमीशन कायम किया गया। कमीशन ने मार्च और जुलाई 1991 के दरमियान 25 यूनिट्स के लिए बोलियां तलब की, लेकिन नताइज हौसला अफजा नहीं रहे, क्योंकि 9 यूनिट्स के लिए कोई बोली मौसूल ही नहीं हुई और बाकी यूनिट्स के लिए भी रद्द अमल हौसला अफजा नहीं था। अगस्त 1991 में कमीशन ने 100 यूनिट्स के लिए बोलियां तलब की और कौमी अखबारात ने इसे निजकारी के लिए पेश करदा दुनिया की सबसे बड़ी लाट करार दिया। 81 यूनिट्स के लिए कुल 235 बोलियां मौसूल हुईं, जिनके लिए हुकूमत ने 26 बोलियां कबूल की। सईद कादर की निजकारी कमीशन के अलावा हुकूमत ने साबिक सेक्रेटरी अब्दुर्रहीम महसूद की सरबराही में वापडा की निजकारी के लिए एक कमीशन कायम किया। डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन AGN काजी की सरबराही में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की निजकारी के लिए एक कमेटी कायम की गई। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में बैंकों की निजकारी के लिए एक और कमेटी कायम की गई। ये चारों कमेटियां मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से अलग आज़ाद हैसियत में काम कर रही थीं। शरीफ ने निजकारी के लिए 115 यूनिट मुख्तस किए थे और जब इनकी हुकूमत 18 अप्रैल 1993 को बरतरफ हुई तो उन्होंने 12,018 मिलियन रुपए के एवज़ 2 बैंकों, 68 सनती यूनिट्स और सुई नादरन गैस पाइपलाइन के 10% शेयर्स की निजकारी की। अपोजिशन लीडर के तौर पर बेनज़ीर ने नवाज शरीफ के दौर में होने वाली निजकारी को बदउनवानी करार दिया और चंद हाथों में दौलत के इर्तिकाज़ के इल्ज़ामात लगाए। दौलत के इर्तिकाज़ के इल्ज़ामात इतने गंभीर थे कि इनकी हुकूमत को इसकी तहकीकात के लिए साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी HU बेग की सरबराही में एक कमेटी बनाना पड़ी। हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट कभी मंजर आम पर नहीं आ सकी। बेनज़ीर भुट्टो ने नवाज शरीफ की निजकारी में होने वाली बदउनवानी को अगस्त 1996 में लाड़काना शुगर मिल के कारकुनों से इन अल्फाज में बयान किया कि अब कारखाना सही कीमत पर बिकेगा और सही आदमी को मिलेगा। इसके अल्फाज से ये ज़ाहिर होता है कि वो पूरी तरह जानती थी कि नवाज शरीफ के दौर में यूनिट्स को कौड़ी के भाव अपने चहीतों को नवाजने के लिए प्राइवेटाइज किया गया था, लेकिन निजकारी के तरीक़ाकार में खामियों को दूर करने के बजाय इसने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया। अगरचे कॉरपोरेट मामलात में कम तजर्बाकार होने के बावजूद बेनज़ीर ने यूनाइटेड बैंक यानी कि UBL, पाक सऊदी फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDC की निजकारी के लिए बोलियां वसूल की, लेकिन पेट्रोलियम लिमिटेड PPL को फ्रंटमैन और फेवरेट अपोजिशन मजदूर यूनियनों, प्रेस और सदारती मुदाखलत की वजह से इसकी निजकारी को मुअत्तल किया गया।
दूसरी दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद बेनज़ीर का पहला इक़दाम निजकारी कमीशन की तश्कील 9 करना था। इसमें वापडा, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन और बैंकों की निजकारी से निपटने वाली दीगर 3 कमेटियों को ज़म किया गया और अपने शोहर आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त नवीद कमर को इस कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। अपनी दूसरी मुद्दत में बेनज़ीर ने 20 सनती यूनिट्स, 1 मालियाती इदारे, कोर्ट अद्दू पावर प्लांट और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड के 12% शेयर्स की निजकारी की। 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो इसके बाद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से तजारत और अदायगियों का तवाज़ुन बिगड़ गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रिमिटेंसीज $1 बिलियन के करीब रुक गईं और करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 बिलियन पर हो गया। जैसे जैसे मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ आयद की और IMF ने इसकी इमदाद बंद की तो अदायगियों के तवाज़ुन का बहरान मज़ीद गहरा होता चला गया। नवाज शरीफ की हुकूमत को मुश्किल इंतखाब का सामना करना पड़ा। जैसे ही डिपॉजिटर्स ने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स से रकम निकालना शुरू की, हुकूमत ने पैनिक होकर इन अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से पाकिस्तान से सरमायाकारी बाहर मुंतकिल हो गई। नाजरीन, ये तो था 90s की इकॉनमी का अहवाल, लेकिन अगर अभी तक आपने इकनॉमिक हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की पहली 4 वीडियोज़ नहीं देखी तो स्क्रीन पर मौजूद लिंक पर क्लिक करें।